अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का मकसद जो आई कैप की न्यू एजुकेशन स्कीम 2021 है, इस पे गाइडेंस प्रोवाइड करना है। लेकिन आगे चलने से पहले मैं इस वीडियो का स्कोप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो में न्यू एजुकेशन स्कीम 2021 के हर एस्पेक्ट को कवर नहीं किया गया। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है जो कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और एग्जिस्टिंग स्कीम में कैफ 1, 2, 3 और 4 के पेपर दे रहे हैं। क्योंकि इस स्कीम का जो न्यू स्कीम आने से एमएसए लेवल पे, सीफैप लेवल पे और कैफ के ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कैफ के 5, 6, 7, 8, 9 पेपर दे रहे हैं, इनके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्टीज हैं और जो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है स्टूडेंट्स, वो कैफ 1, 2, 3 और 4 जिन स्टूडेंट्स ने पेपर देने हैं वो हैं। इसलिए ये वीडियो उन्हीं को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। इसमें जो न्यू एजुकेशन स्कीम का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं हुआ, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितनी अटेम्प्ट्स में इनको कवर करना है वगैरह, सिलेबस क्या है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें चूंकि अभी इन स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट नहीं है। ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे होंगे उनके लिए रेलिवेंट होगी। इसलिए फिलहाल मैं अपनी सारी डिस्कशन का फोकस सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहा हूँ जो कैफ 1, 2, 3 और 4 के स्टूडेंट्स हैं। और याद रखिए इस वीडियो में जो सोर्स डॉक्यूमेंट है इस वीडियो का, वो है आई कैप का एक्सपोजर ड्राफ्ट। आई कैप ने जो 2 एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू किए हैं और फिर इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एक डॉक्यूमेंट इशू किया है आई कैप ने। इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे ये वीडियो प्रिपेयर की गई है। इनमें जो भी इंफॉर्मेशन थी, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। और इसमें कुछ एरियाज ऐसे थे जिनमें अनसर्टेनिटी है, तो मैंने कोशिश की है कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ उस अनसर्टेनिटी के ऊपर अपना ओपिनियन प्रेजेंट करने की कोशिश करूं। लेकिन बहरहाल आपको पता है हर टीचर का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मे भी किसी दूसरे प्रोफेशनल या टीचर का ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो। इसीलिए ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर कोई दूसरे स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं और उनका कोई और इसमें कोई कंफ्लिक्ट पाते हैं उस स्टेटमेंट से जो उनके अपने रेलिवेंट टीचर ने उनको दी होगी, तो बेहतर यह है कि वो अपने टीचर को फॉलो करें। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर की है। लेकिन बहरहाल अगर दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको देख के इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहें और उनके काम आ सके, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसका डायरेक्टली तो इस एजुकेशन स्कीम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस एजुकेशन स्कीम के एक्सपोजर ड्राफ्ट आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है। पता नहीं ये स्टूडेंट्स की सादगी है या उनकी बेवकूफ़ी है। अ, आपको पता है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के आने से इंफॉर्मेशन एज है ये, इसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसमें से आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रिलायबल है और कौन सी इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है। हर सोशल मीडिया पे, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करती रही है और लोग उसको, हर बंदा इस एजुकेशन स्कीम के ऊपर चाहे वो इस फील्ड में कम्पिटेंट इनफ है कमेंट करने के लिए या नहीं, वो इसके ऊपर कमेंट कर रहा होता है, अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है। तो इस चीज़ से स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। आगे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो ज़हन में रखिएगा कि आपने जब कभी किसी से कंसल्ट करना होता है, मशवरा लेना होता है, तो हर बंदा इस काबिल नहीं होता कि उससे मशवरा लिया जाए। और अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि स्टूडेंट ऐसे लोगों से अपने करियर के बारे में मशवरा लेते हैं जिनका कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता, कंपिटेंस नहीं होती और बहुत दफ़ा वो उनके साथ सिंसियर भी नहीं होते। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अगर अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में कोई ओपिनियन लेना है, तो बजाय ये कि अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें, फैमिली में अगर कोई सीनियर है उससे डिस्कशन करें, कॉलेज में सीनियर से डिस्कशन करें या टीचर से इवन डिस्कशन करें, इसकी बजाय इन लोगों से डिस्कशन करनी चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, इनके बजाय फॉर एग्जांपल जो रिसेप्शन पे लोग बैठे होते हैं उनसे अपनी कैरियर प्लानिंग करवा रहे होते हैं। याद रखें वो आपके साथ इतने सिंसियर नहीं है जितना आपके घर वाले या आपके
सीनियर्स या आपके टीचर्स जो हैं वो आपके साथ सिंसियर होकर एडवाइस दे सकते हैं। और वैसे भी अगर वो रिसेप्शन पे, फ्रंट डेस्क पे जो लोग होते हैं वो सिंसियर हो भी, स्टिल वो कॉम्पिटेंट इनफ नहीं होते, वो जाहिर है चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो उस फील्ड से वो उन्होंने वो सफर नहीं किया, वो रास्ता ऐसे नहीं गुजरे जिसके बारे में आप उनसे पूछ रहे हैं या उस डिसीजन मेकिंग करवा रहे हैं। तो इसी तरह और भी बहुत से इंस्टेंसेस हैं फेसबुक पे। अब हर बंदा आपको पता है अपनी तरफ से दानिश्वर बना होता है और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहा होता है। तो याद रखिए इस तरह की, ये तो एक आर्जी फेज है, 6 महीने बाद गुजर जाएगा, हर चीज सर्टन हो जाएगी। लेकिन याद रखिए अपनी बाकी की जिंदगी में इस तरह के इश्यूज अगर और भी आए तो इनमें आपने हर न्यूज पे रिलाय नहीं करना, बल्कि आपने सेलेक्ट करना है कि रिलायबल सोर्स कौन सा है। पहले सोर्स देखें, उसके बाद न्यूज देखिए। और याद रखें जो आपके टीचर्स हैं वो बेहतरीन सोर्स है इस तरह के जो भी प्रोफेशन में चेंजेस होती है उसके ऊपर कमेंट करने के लिए। तो अपने टीचर्स के अलावा कोशिश कीजिए कि और जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उनकी न्यूज को इग्नोर कीजिए, रिलाई ना कीजिए। आपके टीचर, और खास तौर पे ऐसे टीचर्स जो काफी अरसे से 4-5 साल से प्रोफेशन में मौजूद हैं, वो जब कभी ओपिनियन देंगे एक तो वो कॉम्पिटेंट ओपिनियन होगा, उनके पास एक्सपीरियंस होगा। और याद रखें जो टीचर फिर मशवरा दे रहा होता है तो उसको इस चीज का भी एहसास होता है कि ये मेरा प्रोफेशन है, मैंने सारी जिंदगी इस प्रोफेशन में गुजारनी है, तो मैं किसी को गलत मशवरा ना दूं। रेपुटेशन रिस्क भी होता है। जबकि जो डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, ये आपको पता है आरजी ग्रुप्स होते हैं, आज हैं अगले साल पता नहीं है कि नहीं है। तो ये काफी एग्रेसिव ओपिनियन, एक हीट क्रिएट करने के लिए समटाइम्स, या ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए काफी इस तरह की एग्रेसिव ओपिनियन दे देते हैं जो कि मुनासिब नहीं होता और स्टूडेंट्स के लिए समटाइम नुकसानदेह हो सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है, आपने आगे प्रोफेशनल बनना है, आपके सामने एक लाइफ है, तो हर इंफॉर्मेशन पे, हर सोर्स पे आपने रिलाई नहीं करना, जहन में रखिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो सिर्फ एक इस इशू के दौरान में मुझे ये ऑब्जर्व करने को मिला था ये चीज़, तो मैंने बेहतर समझा कि आपके साथ शेयर कर दूं, एडवाइस दे दूं आपको। बाकी जाहिर आपकी मर्जी है कि जिस सोर्स पे चाहे रिलाई करना चाहे कर सकते हैं और जिसको इग्नोर करना चाहे इग्नोर कर सकते हैं। जी, इस स्कीम के हवाले से जो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछता है वो ये है कि सर इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या है, ये कब इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो कंफर्म डेट है वो तो आईकैप ने भी अभी नहीं दी, क्योंकि जो भी स्कीम में एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करनी होती है वो फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो आईकैप अपने एफएक्यूज के डॉक्यूमेंट में ये कहता है कि जो फाइनल डेट होगी वो आपको कम्युनिकेट की जाएगी ऑफिशियली बाद में। यानी once the bylaws are approved, implementation date of scheme will be officially announced in Directive 1.01। तो इम्प्लीमेंटेशन डेट ऑफिशियली अप्रूवल के बाद आई कैप कंफर्म करेगा। और अभी अप्रूवल कब होती है, किन चेंजेस के साथ होती है, इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता, ना कोई टीचर और ना ही इवन इंस्टीट्यूट भी ये बात कंफर्म कर सकता है, वरना वो जाहिर है यहाँ पे कंफर्म डेट बता रहा होता। हाँ, इंस्टीट्यूट ने जो प्लान डेट बताई है अपनी के इंस्टीट्यूट का जो इरादा है वो इस स्कीम को स्प्रिंग 2022 से इंप्लीमेंट करवाने का है। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए कि इंस्टीट्यूट ने कोई डेट नहीं दी और कोई मंथ भी नहीं मेंशन किया, बल्कि स्प्रिंग 22 मेंशन किया है, जो कि नॉर्मली कैफ और एएफसी के एग्जाम का पीरियड होता है, अटेम्प्ट होती है। तो इससे जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये कि आई कैप बेसिकली इस अटेम्प्ट से इंप्लीमेंट करवाएगा, यानी स्प्रिंग 2022 की जो अटेम्प्ट होगी ये न्यू स्कीम के मुताबिक होगी। और चूंकि स्प्रिंग 2022 की जो अटेम्प्ट है, प्रिपरेशन इससे 5-6 महीने पहले शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास अक्टूबर नवंबर में पढ़ने के लिए आएंगे, प्रोबेबली इस सेंटेंस से ये मीनिंग मुझे इंटरप्रेट कर रहा हूं मैं कि वो न्यू स्कीम के मुताबिक ही स्टडीज कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई कैप एग्जाम लेगा वो न्यू स्कीम के मुताबिक होंगे, और जो इंस्टीट्यूट या स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, जो जिस सिलेबस को फॉलो करेंगे अपने प्रिपरेशन के लिए सितंबर एंड या अक्टूबर के मंथ से, वो न्यू स्कीम के मुताबिक होगा।
जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ कि इस न्यू एजुकेशन स्कीम 2021 में चेंजेस क्या हैं सब्जेक्ट्स की, और वो कैसे हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को इफेक्ट होने जा रही है, और हमारे स्टूडेंट्स को इन हालात में इस वक्त जो कि ऑटम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो उसमें देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, एमएससी लेवल सीफेप लेवल में तो किसी किस्म कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, और इसी तरह जो कैफ लेवल है इसमें भी कैफ 5 से लेकर 9 तक कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं वो हैं कैफ 1 और 2, जो कि कैफ लेवल से निकल के पीआरसी लेवल पे आ गया है और कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। फिर कैफ 3 जो कि एक पेपर था ओल्ड एजुकेशन स्कीम 2013 में, अब न्यू स्कीम में ये 2 पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैफ 4 बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर, जो कि जिसका सिलेबस सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है न्यू एजुकेशन स्कीम में। तो जो मोस्ट इफेक्टेड पार्टीज हैं वो ये स्टूडेंट्स हैं जो कि इन 4 में से किसी 1, 2 या 3 या चारों का को अटेम्प्ट करने जा रहे थे ऑटम 2021 में। तो इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कैफ 1 इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग आईकैप के एफएक्यूज के मुताबिक जिन स्टूडेंट्स ने एएफसी को क्लियर कर लिया है उन्हें पीआरसी भी एग्जेम्प्ट होगा। इसीलिए जो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट है, जो बेसिकली अभी ड्राफ्ट है, उसके मुताबिक यूं लगता है कि जो स्टूडेंट एएफसी पास कर चुके हैं उनको अब एक काउंटिंग का पेपर नहीं देना पड़ेगा। काउंटिंग और इकोनॉमिक्स ये दोनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये थोड़ी सी जो एग्जाम्पशन है दिखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन चूंकि अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है और इसके फाइनल वर्जन जब ये कन्वर्ट होगा उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं, जिसका आईकैप ने खुद भी एक्नॉलेज भी किया है और इन्फॉर्म भी किया है कि ये सब्जेक्ट टू चेंजेस है। तो उसको सामने रखते हुए ये लग रहा है कि ये चेंजेस जो हैं, ये जो एग्जाम्पशन है ये थोड़ी इलॉजिकल है। देखिए, आप खुद सोचिए कि जो एग्जाम्पशन दी जाती है वो बेसिकली इस बेसिस पे दी जाती है कि आपने ऑलरेडी किसी एक सब्जेक्ट को किसी और लेवल पे पढ़ा हुआ है, किसी और डिग्री में पढ़ा हुआ है, और उसको रिपीट करने की बजाय चूंकि ऑलरेडी आप लोग नॉलेज गेन कर चुके हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूट आपको उसमें एग्जाम्पशन दे देता है कि जी आप वो पेपर दोबारा ना पढ़ें, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो नॉलेज हासिल किया हुआ है जो कि उस पेपर का आउटकम था, ऑब्जेक्टिव था। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन नजर नहीं आ रही। यहाँ पे जो 2 पेपर एग्जेम्प्ट हुए हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का, आप देखिए एएफसी में कोई इस तरह का सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं है जिसकी बेस पे ये कहा जाए कि इनकी एग्जाम्पशन इस बेस पे हुई है कि ऑलरेडी स्टूडेंट वो कवर कर चुका है। तो इसके एग्जाम्पशन को जस्टिफाई करवाना स्टेक होल्डर के सामने मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इन हालात में चांसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जी कंफर्म है, लेकिन चांसेस हैं कि ये एग्जाम्पशन विड्रॉ हो सकती है। और हो सकता है कि स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स ने इन फ्यूचर जब ये फाइनल वर्जन आएगा इस स्कीम का, तो इसमें ये एग्जाम्पशन अवेलेबल ना हो। अगेन मैं कह रहा हूं कि ये कंफर्म नहीं है, चांसेस हैं। और मेरे ख्याल में अगर इसका कोई 20% भी चांसेस हो कि एग्जाम्पशन विड्रॉ हो सकती है, तो अगर मैं अपने आप को स्टूडेंट की जगह पे रख के सोचूं तो मैं फिर ये रिस्क नहीं लूंगा। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, पहली चीज ये कि ये जो एग्जाम्पशन है, जैसे मैंने बताया, ये सब्जेक्ट टू चेंज है, चेंज हो सकती है। और इवन अगर ये एज इट इज भी, फर्ज कीजिए, अज्यूम कीजिए कि ये एज इट इज भी अगर अप्रूव हो जाती है, स्टिल जो काउंटिंग का पेपर है आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए। मैं तो खैर वैसे अकाउंटिंग का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एज जाहिर है स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने भी ये सब्जेक्ट पढ़े हैं और मुझे अंदाजा है कि जब तक आपकी बेसिक स्ट्रांग ना हो आप एडवांस लेवल की स्टडीज नहीं कर सकते। अगर आपकी बेसिक्स वीक होंगी उसके ऊपर एडवांस कंसेप्ट बिल्ड नहीं किए जा सकते। तो अगर आप इसके बाद जो FR1 का पेपर है उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का नॉलेज होना लाजमी है।
और फिर वैसे भी देखिए इस लेवल पे आके एग्जामिशन लेने का क्या मजा, मजा तो तब था जब स्टार्ट से ही पता चलता कि ये सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट होने जा रहा है, और हम स्टार्ट से ही इस फैसिलिटी को एंजॉय करते। लेकिन अब चूंकि आप तकरीबन सारे स्टूडेंट ने 70-80% के करीब सिलेबस कवर कर लिया हुआ है, इंस्टीट्यूट को फीस भी दे चुके हैं, आई कैप की फीस भी जमा करवा चुके हैं, चले ज्यादा से ज्यादा आई कैप की फीस रिफंड हो जाएगी। लेकिन देखिए आपने अपनी जिंदगी के 4 महीनों में डेली बेसिस के ऊपर जितना टाइम इस सब्जेक्ट को दिया है, इंस्टीट्यूट को फीस दी है, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। उसके सामने 4-5 हज़ार अगर आई कैप से रिफंड हो भी जाता है, ये कोई हैसियत नहीं रखता। तो मेरा मशवरा यही है कि जो स्टूडेंट्स कैफ 1 के सब्जेक्ट्स को उन्होंने ऑप्ट किया था स्टार्ट में और पढ़ रहे हैं उसको, और तकरीबन 70-80% के करीब सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसको ना छोड़िए, इसको कंप्लीट कीजिए और पेपर भी दीजिए। अगर तो एक तो आपका रिस्क कवर हो जाएगा कि अगर इन फ्यूचर 20% भी चांस है, 30% भी चांस है कि एग्जाम्शन विड्रॉल हो जाएगी, तो आप सेफ साइड पे होंगे। और इवन अगर फ्यूचर में एग्जाम्शन मिल भी जाती है तो याद रखिए ये नॉलेज आपको FR1 में काम आएगा, वरना FR1 में जाके आपको डबल मेहनत करना पड़ेगी। और इसका आप पेपर देना है कि एक फायदा ये होगा कि आप आई कैप के सिस्टम से फेमिलियर हो जाएंगे। AFC को इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं होता आई कैप के लेवल को जज करने के लिए। तो जब आप अकाउंटिंग का पेपर देंगे आपको अंदाजा होगा एग्जाम में बैठ के कि क्या फीलिंग आती है, अनसीन क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, किस तरह की जजमेंट आती है, वहां पे जो कैफियत एक उस फेज से गुजरने का एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा और वो आपके आइंदा काम आएगा। तो मेरी सजेशन यही है कि इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का पेपर जो स्टूडेंट्स स्टार्ट से लेके चल रहे थे वो जरूर दीजिए। वो इसके बारे में मेरे जहन में एक मिसरा आ रहा है, कभी पढ़ा था कभी शायद किसी इंटर की बुक में, कि जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो पेपर जरूर दीजिए, पास हो गए तो बहुत अच्छा, ना भी हो सके तो एक्सपीरियंस ही सही, और स्टिल बाद में एग्जाम्शन तो हमें मिल ही सकती है, उसका तो चांसेस भी है। हाँ, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली AFC पास किया है और वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का पेपर आउट करने का सोच रहे थे, उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि अभी प्री इनरोलमेंट ना करवाएं। जैसे कुछ कॉलेजेस ने प्री इनरोलमेंट वगैरह स्टार्ट की हुई हैं, तो इस सब्जेक्ट की प्री इनरोलमेंट ना करवाएं, वेट कर लें, देख लें। उम्मीद है कि एग्जाम्स तक आई कैप इस बारे में कोई क्लियर कम्युनिकेशन शेयर कर देगा, जिसके बाद आप बेहतर पोजीशन में होंगे डिसीजन ले सकें। तो अभी प्री इनरोलमेंट वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है कैफ 1 में। इसके बाद कैफ 2 में भी सिमिलर सिचुएशन है जो कैफ 1 की है। इसमें भी आई कैप के जो ड्राफ्ट है उसके मुताबिक AFC पास स्टूडेंट्स को PRC में एग्जाम्शन मिल जाएगी, लेकिन स्टिल वही ये थोड़ी एग्जाम्शन इलॉजिकल लगती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने इससे पहले AFC लेवल पे कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी होगी जो जस्टिफाई करवा दे इस इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट की एग्जाम्शन को। तो इसकी जस्टिफिकेशन मुश्किल होगी, इसलिए चांसेस हैं कि ये जब कमेंट्स आए मेंबर्स का, दूसरे स्टेक होल्डर्स का, और फाइनल वर्जन आए तो उसमें ये एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाए। लेकिन स्टिल सेम ओपिनियन मेरा जैसा मेरा इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के केस में था, कि आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अपने टाइम की फीसिस पे कर चुके हैं, 70-80% के करीब सिलेबस कवर हो गया, तो बेहतर ये है कि रिस्क ना लीजिए। इवन 10-20% भी रिस्क होता है तो उसको आपको मैनेज कर लेना चाहिए और ये पेपर दे देना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तकरीबन 70-80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग की तरह क्रिटिकल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग तो बाद में FR1 में यूज हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कोई ऐसे कंसेप्ट नहीं है जो हम ये कहें कि जी बाद में किसी सब्जेक्ट में यूज होंगे। इसलिए अगर आप रिस्क लेना चाहें, बाद में एग्जाम्शन विड्रॉल होने का, और इसको क्विट करना चाहें तो किया जा सकता है। इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट को क्विट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसको अगर आप क्विट करते हैं तो फिर आपने इसका जो टाइम होगा, देखिए मेरी पहली सजेशन ये है क्विट ना किया जाए, लेकिन अगर आप इसको क्विट करते हैं तो फिर मेरी दूसरी सजेशन ये है कि इसकी जगह पे कोई नया सब्जेक्ट हरगिज नहीं उठाना, बल्कि जो इससे टाइम सेव होगा वो आपने कैफ 3 में यूटिलाइज करना है, क्योंकि कैफ 3 आपका इस वक्त इस स्कीम में मोस्ट क्रिटिकल सब्जेक्ट बन चुका है। वो बेसिकली एक सब्जेक्ट पास करें, तो वैसे ही सब्जेक्ट की नेचर ऐसी है कि इम्पोर्टेंट है ये स्टूडेंट्स के लिए,
और थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और उसके अलावा अब ये 2 सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो आप इस सब्जेक्ट को अगर पास करेंगे तो एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है कि आप इकोनॉमिक्स का पेपर अगर क्विट कर रहे हैं तो इसकी जगह पे कोई नया सब्जेक्ट ना उठाइए, बल्कि बिजनेस लॉ के ऊपर फोकस कीजिए। यूं समझिए कि आपने 2 सब्जेक्ट उठा लिया, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस लॉ 2 सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जी बिजनेस मैनेजमेंट इसकी जगह पे उठाया जा सकता है। देखिए मेरी सजेशन ये है कि ना उठाएं। जहां तक मैं आई कैप के पेपर को जानता हूं, याद रखिए इसका एक एक पेपर पास करना बहुत अहम होता है। हमारे जमाने में एक पेपर होता था बिजनेस कम्युनिकेशन का, सिंपल इंग्लिश का पेपर लगता था, लेकिन उसमें मैं खुद 2 दफा फेल हो चुका हूं। हालांकि टैक्स का पेपर है, ऑडिट का पेपर है, अकाउंटिंग का पेपर है, ये ठक ठक निकलते गए, लेकिन एक छोटा सा पेपर जो है वो फंस गया। तो आई कैप के किसी भी पेपर को इजी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि बीएमबीएस आसान पेपर है और वो 1 महीने की तैयारी के साथ निकल जाएगा, तो मेरा नहीं ये ख्याल कि ऐसा हो सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि इकोनॉमिक्स का पेपर अगर आप क्विट करें, इसकी जगह पे कोई दूसरा पेपर नहीं उठाना। थोड़ा सिंपल सी एक कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूँ। अगर 1.5 महीना है तकरीबन आपके पास बाकी, बल्कि शायद उससे भी कम टाइम है, 1.5 महीने में एक पेपर आई कैप का पास करना एवरेज स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि 1.5 महीने में एक पेपर का मतलब यह है कि 6 महीने में 4 पेपर, और हमारी अटेम्प्ट एक 6 महीने की होती है। क्या आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या आप कितने स्टूडेंट है, आपका तो अभी ताजा एक्सपीरियंस होगा ना अभी इस प्रोफेशन में आने का, अभी आपने कैप 1 2 3 की अटेम्प्ट देनी है। इवन आप आई कैप के जो रिजल्ट है उसको देख ले कि उसमें से हजारों स्टूडेंट पेपर देते हैं, उनमें से कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक अटेम्प्ट में 4 पेपर पास करते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक अटेम्प्ट में 4 पेपर पास करने का मतलब ऑन एवरेज एक पेपर को 1.5 महीना देना। और ये सिर्फ चंद एक स्टूडेंट, जैसे हजारों में से शायद कोई 15-20 स्टूडेंट होंगे जो एक अटेम्प्ट में या रेशो बहुत मिनिमम होगी जो कि पास करते हैं। तो याद रखिए इस फेज पे आके बिजनेस मैनेजमेंट को स्टार्ट से पढ़ना और पास करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अगर आपका एक ही सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपने इसके साथ और कोई भी सब्जेक्ट साथ ऑप्ट नहीं करना, सिर्फ एक ही का पेपर देना है बीएमबीएस का, तो फिर शायद ट्राई की जा सकती है। लेकिन अगर आपने इसके साथ कोई दूसरे पेपर देने हैं, तो याद रखिए अगर दूसरे पेपर देने हैं तो उस वक्त नया सब्जेक्ट उठाना मैं इसको हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा, ये रिस्की होगा। उस सब्जेक्ट का पास होना भी मुश्किल होगा जो नया है, और जाहिर है इसका इफेक्ट आपके एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स उसकी प्रिपरेशन पे भी होगा। और कैफ 2 के एंड में भी वही एडवाइस जो कैफ 1 के एंड में मैंने दी थी कि अगर आप रिसेंटली एफसी क्वालिफाई किया और नेक्स्ट रैंड में इकोनॉमिक्स ऑप्ट करने का सोच रहे थे, तो अभी इसको ऑप्ट ना कीजिए। किसी कॉलेज में प्री इनरोलमेंट हो रही है तो अभी इसको इनरोल ना करवाइए, बल्कि थोड़ा वेट कर लीजिए ताकि आई कैप के जो फाइनल वर्जन है वो आ सके और उसकी रोशनी में आप फैसला कर सकें। और अगर तब तक फाइनल वर्जन नहीं आता तो एक तो उस वक्त सिचुएशन बहरहाल निस्बतन क्लियर हो चुकी होगी, डिसीजन कर सकेंगे। और अगर फिर भी नहीं आता, उस वक्त तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती सिचुएशन की क्लैरिटी में, तो आप इकोनॉमिक्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट को उठा लीजिएगा। उस वक्त फिर इकोनॉमिक्स को ऑप्ट ना कीजिएगा। इसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट है जो कि इफेक्टेड है इस स्कीम से, वो है कैफ 3 बिजनेस लॉ। हमारी ओल्ड स्कीम में यानी 2031 स्कीम में ये एक पेपर है, और न्यू स्कीम में ये 2 पेपर हैं, कैफ 4 और कैफ 7। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट के ऊपर तो अब आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप थोड़ा सा अपने जो टाइम एलोकेट किया अपने सब्जेक्ट्स को, उसको रैशनलाइज कर लीजिए, उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। जैसे फर्ज कीजिए इससे पहले आप 6 घंटे पढ़ते थे, 3 घंटे फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग को और 1 घंटा इकोनॉमिक्स को और 2 घंटे बिजनेस लॉ को, तो अब इसको चेंज कर लीजिए। अब इकोनॉमिक्स को तो फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा ही रहने दीजिए, लेकिन बिजनेस लॉ का टाइम बढ़ा के 2 की बजाय 3 घंटे कर लीजिए, और अकाउंटिंग का टाइम थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त आपके लिए सबसे अहम जो पेपर होगा वो बिजनेस लॉ होगा। तो बिजनेस लॉ का पेपर आपने अगर प्रिपरेशन कर रहे थे तो जरूर अटेम्प्ट करना है आपने, इसको किसी सूरत नहीं स्किप करना, और बल्कि इसके ऊपर टाइम थोड़ा इंक्रीज कर देना है। कोशिश कीजिए कि इसको इस अटेम्प्ट में पास कर लीजिए, ताकि जो न्यू स्कीम है इसमें हमें 2 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल सके। और लास्ट में आखिरी पेपर जो कि इफेक्ट हुआ है इस न्यू एजुकेशन स्कीम से कैफ लेवल पे है, वो कैफ 4 बीएमबीएस। और मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टूडेंट इसको ओवर एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं। मतलब वो एक डिसीजन कर रहे होते हैं कि इकोनॉमिक्स को क्विट करना है और बीएमबीएस को ऑप्ट करना है। देखिए दोनों डिसीजन को सेपरेट कर दें। इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करना है कि नहीं करना, ये डिसीजन आपका सेपरेट होगा।
BMBS को ऑप्ट करना है कि नहीं करना, ये आपका डिसीजन सेपरेट होगा। इकोनॉमिक्स ठीक है, आप उसके ऊपर रिस्क लेना चाहें ले, लेकिन मैंने आपको उससे पहले सजेशन दिया है कि अगर आप उसको क्विट करने का डिसीजन करते हैं तो आपने उसका टाइम बिजनेस लॉ में लगाना है। BMBS को ओवर एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आप न्यू स्कीम में पास नहीं कर सकेंगे। मेरी आपसे सजेशन है कि आप एक दफा न्यू स्कीम में इसका सिलेबस जरूर देखिए। मैंने इसका सिलेबस देखा और मैं हैरान हुआ हूं, क्योंकि न्यू सिलेबस जो है मेरे मुताबिक न्यू स्कीम में इस सब्जेक्ट को पास करना निस्बतन आसान होगा। न्यू स्कीम में ये हमारा सब्जेक्ट्स जो कि ओल्ड स्कीम में कैफ 4 बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियर स्टडी है, न्यू स्कीम में ये कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ मैप किया गया है। तो इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन 50% के करीब रफली ये थ्योरेटिकल बेस है और 50% के करीब ये न्यूमेरिकल हो गया है। तो न्यूमेरिकल पेपर पर्सनली जो एक एवरेज सीए का स्टूडेंट होता है, जिसको रटा लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है और जो कंसेप्चुअल बेस काम कर रहा होता है और जिसके लिए काउंटिंग या अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है उसके लिए तो अब ये पेपर इजी हो जाएगा। 50% मेरा ख्याल है इजी हो जाएगा पास करना बनिस्बत करंट लेवल के, जिसमें थ्योरेटिकल होती हैं, BMBS में थेरीज होती हैं और केस स्टडीज होती हैं और आपने उन थेरीज को केस स्टडी पे अप्लाई करना होता है। तो जिन स्टूडेंट्स का केस स्टडी वाला पोर्शन नॉर्मली वीक होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन वीक होता है, लेकिन न्यूमेरिकल स्ट्रांग है उसकी निस्बत, उनके लिए मेरी असेसमेंट के मुताबिक न्यू स्कीम में ये पेपर पास करना आसान होगा। इसलिए आप अभी जल्दी जल्दी में फौरी तौर पे यूं सोच के कि जी सिलेबस चेंज हो गया और हमने इसी टाइम में BMBS को पास करना है, ये डिसीजन ना कीजिए। एक दफा सिलेबस को भी देख लीजिए, न्यू स्कीम में क्या सिलेबस है, ओल्ड स्कीम में क्या सिलेबस है, और उसके बाद डिसीजन कीजिए, तो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा आपका। मेरी असेसमेंट के मुताबिक कैफ 6 जो होगा न्यू स्कीम में, ये BMBS का न्यू स्कीम वाला पेपर पास करना निस्बतन आसान होगा। इसीलिए मैं ये पहले भी ये सेशन दी, अभी भी ये दे रहा हूं कि अगर आप कैफ 2 को क्विट करते भी हैं तो BMBS को ऑप्ट ना कीजिए। बहुत मुश्किल होगा इस टाइम में, कम टाइम में, खास तौर पे उस वक्त जबकि आपने इसके साथ कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी लेके चलना है। और न्यू स्कीम में जो है ये पेपर निस्बतन आसान होगा। जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि क्या हमें कैफ 1 और कैफ 2 को फ्रीज करवा के क्विट करके कैफ 3 के ऊपर फोकस करना चाहिए करंट सर्कमस्टेंसेस में। तो मेरा मशवरा यही है कि जैसे इससे पहले बात भी हुई कि अगर आपका कैफ 1 और कैफ 2 वेल प्रिपेयर्ड है, आप तकरीबन 70% के करीब इस सिलेबस को कवर कर चुके हैं, तो बेहतर यही है कि इसको कंटिन्यू कीजिए और उसके साथ साथ ही कैफ 3 को प्रिपेयर कीजिए। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपने किसी एक सब्जेक्ट को क्विट करना है, फॉर एग्जांपल आप तीनों सब्जेक्ट्स फील करते हैं, इस सिचुएशन में लेके नहीं चल सकते, तो कैफ 2 को क्विट कर दीजिए, 1 को ना कीजिए। कैफ 2 को क्विट करके कैफ 3 के ऊपर अपना फोकस ज्यादा कर दीजिए। कैफ 1 हत्तुल इम्कान कोशिश कीजिए कि इसकी प्रिपरेशन भी आपकी कंप्लीट हो और ये पेपर भी आप अटेम्प्ट करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली पूछते हैं वो ये कि क्या हम अब कैफ 2 को क्विट करके कैफ 4 को अटेम्प्ट कर लें, सेलेक्ट कर लें, और इसे क्या हम रिमेनिंग टाइम में कवर कर लेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि कैफ 2 और कैफ 4 दोनों का डिसीजन इंडिपेंडेंट कीजिए। कैफ 2 को क्विट करना एक अलग डिसीजन है, कैफ 4 को अटेम्प्ट करना, ज्वाइन करना, पिक करना, ये एक अलग डिसीजन है। कैफ 2 को क्विट करने का डिसीजन आपने किस बेस पे करना है? अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और आपकी प्रिपरेशन, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किया, फॉर एग्जांपल कैफ 1 2 3 तीन सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं और इन तीनों की प्रिपरेशन किसी एक सब्जेक्ट की वीक है और आप इसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो इस बेस के ऊपर आप कैफ 2 को क्विट कर सकते हैं। लेकिन कैफ 2 को क्विट करने का फायदा आपके दूसरे एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स को होना चाहिए। कैफ 4 मेरी असेसमेंट के मुताबिक रिमेनिंग टाइम में कवर नहीं हो सकता अगर आपके इसके साथ कोई दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। इवन अगर ये अकेला भी सब्जेक्ट होता तो भी कैफ 4 गिवन टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इसको कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल होता। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है कि अगर आप कैफ 2 को क्विट करना चाहते हैं
तो देख लीजिए, थोड़ा सा रिस्की है। रिस्क लेना चाहते हैं आप या दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, इसको वेल प्रिपेयर्ड नहीं है इस सब्जेक्ट में, तो फिर आप इसको क्विट कर सकते हैं। लेकिन इसको क्विट करके कैफ 4 को अटेम्प्ट ना कीजिए। मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये रिस्की डिसीजन होगा।